अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 ऑफ द स्टडी टेक्स्ट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड टूल्स। अच्छा जी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ की भी है, वर्किंग एनवायरनमेंट की भी है, वर्किंग कंडीशन की भी है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स की भी होती हैं। तो हमने बेसिकली जो भी बजट्स रखे हुए होते हैं, तो वो बजट सही तरीके से यूटिलाइज हो रही है, बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग। ठीक है जी। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल चीजें भी मॉनिटर की जा रही होंगी, नॉन फाइनेंशियल चीजें भी मॉनिटर की जा रही हैं। फिर आपको लोगों की, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड है, केपीआई होता है इसके अंदर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। दीज आर द पैरामीटर्स। ठीक है, बेंचमार्किंग के जी हमारी परफॉर्मेंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस फलाने यार ईयर में या फलाने मंथ के अंदर जो है वो बेस्ट थी और अभी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। सो वी कंपेयर, वी मेक कंपैरिजंस। अच्छा जी, इस परफॉर्मेंस मेजरमेंट मिक्स के अंदर दीज वर द मिक्स। ठीक है ना। इन सारी चीजों का जो क्रक्स होता है, जो बैकबोन होता है, वो परफॉर्मेंस की मेजरमेंट को रिक्वायर करने के अंदर इन्वॉल्व होता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन को इन फैक्टर्स के ऊपर मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है जी। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो देखें, फाइनेंशियल के अंदर आपकी चीजें आ जाती हैं। दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल मेजरमेंट। हमारा कल्चर हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, हमारी सोसाइटी हमसे कुछ मांगती है। ऑर्गेनाइजेशन को हमें कंपेयर करना होता है अपने दूसरे कंपैरेटर्स के एस्पेक्ट से। हमने कॉस्टिंग निकालनी होती है। हमने ये सोचना होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में कैसे सरवाइव कर सकेंगे। बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मार्केट के अंदर एंटर होती हैं एंड दे एग्जिट इवन इन द सेम ईयर, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सकती हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन है, फ्लक्चुएशन इन प्राइसिंग है, एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, तो ये सारे तो पैसे का अमल दखल है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के अंदर जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन से एम्प्लॉयज की नीड्स भी इफेक्ट हो रही होती है। ठीक है, इससे हमारा पूरा कल्चर, हमारी पूरी इकोनॉमी जो है, अगर देखा जाए तो इफेक्ट हो रही है। तो इसको हम नॉन फाइनेंशियल वो कहेंगे, लेकिन लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, लोगों के डीमोटिवेशन आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, बट दे हैव एन इम्पैक्ट ऑफ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल फैक्टर्स। इट इज लिंक्ड। ठीक है। यहाँ पे फेसगार्ड एंड मून ने परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए ब्लॉक्स बताए हैं, और 3 ब्लॉक्स बताए हैं: डायमेंशन, स्टैंडर्ड एंड रिवॉर्ड। लेट्स डिस्कस दिस। डायमेंशंस क्या होते हैं? गोल्स होते हैं बिजनेस के। जब भी कोई बिजनेस आता है तो वो अपना गोल फिक्स करके आता है कि जी हमने जो है वो व्हाट विल बी आवर टास्क। इन टास्क को फर्दर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मजीद एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर डायमेंशन को सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, डेफिनेशन के लिए, दीज आर द गोल्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। स्टैंडर्ड, हमको मेजरमेंट करना होता है कि हम किस स्टैंडर्ड पे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। आया कि जिस स्टैंडर्ड को हम सेट कर रहे हैं वो अचीवेबल भी है कि नहीं है। देन रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज के लिए, जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उस पहले तो डायमेंशन को अचीव करने के लिए ऑन अ स्टैंडर्ड, तो हम उसको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। डायमेंशन एज आई सेड, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मजीद जो 6 फैक्टर्स डायमेंशन को मजीद डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। ठीक है। कंपैरेटिव परफॉर्मेंस है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर जो है बात आ जाती है कितना परसेंटेज ऑफ प्राइसिंग लिस्ट है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। कंपैरेटिव परफॉर्मेंस, कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर कंपैरेटर्स इन द मार्केट हु आर ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस, एट द सेम स्ट्रेटजी। हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर हम एयर कंडीशन की एग्जाम्पल लेते हैं, डॉलन से एग्री है, ये एक दूसरे के कंपैरेटर हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस भी हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। किसी एक प्रोडक्ट के अंदर अचानक से जो है वो डिक्लाइन हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्री की अगर मैं एग्जाम्पल दूं, आज से 5 साल पहले जो उसकी एफिशिएंसी थी वो अब नोट नहीं की जा रही है। आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ कंप्लेन्स अबाउट इट। फ्लेक्सिबिलिटी, देखें हमने हमेशा जब भी हम सेट करते हैं तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एज अ कंपनी हमने अपनी पॉलिसीज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी होती है इन फॉर्म्स ऑफ वारंटी एंड गारंटी। यू कैन टेक एन एज एन एग्जांपल। रिसोर्स को यूटिलाइजेशन, एम्प्लॉयज
भी रिसोर्स होते हैं, उनको ट्रेन करवाना, उनको मोटिवेटेड रखना। ठीक है। इनोवेशन दैट इज ट्राइंग समथिंग न्यू, ब्रिंगिंग समथिंग न्यू, इनोवेटिंग इन द प्रोडक्ट, इनोवेशन इन द सिस्टम मॉडल, हाउ वी प्रोड्यूस। ठीक है जी। बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली यूज होता है किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है। और इस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई, अगर हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो दे विल टेक एन एक्स्ट्रा माइलेज टू सेटिस्फाई आवर कस्टमर्स। ठीक है। यहाँ पर ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। केपीआई मैंने पहले भी मेंशन किया था कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हर एम्प्लॉय के इंडिकेटर्स उसको पता होने चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस किन इंडिकेटर्स के अगेंस्ट मेजर की जा रही है, ताकि वो फॉर एग्जांपल मुझे मुझे बता दिया जाएगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक इंडिकेटर है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक ट्रेट है जिसके ऊपर मेरी परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विजन एंड स्ट्रेटजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली नाउ एंड वेयर दे वुड लाइक टू सी देम सेल्फ इन द फ्यूचर। इसके अंदर बेसिकली हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो चार कंपोनेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर हमारे बारे में आज क्या सोचता है और हमारे फ्यूचर में हम कस्टमर को किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ ग्री के एसीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, 5 साल पहले बहुत अच्छी सर्विसेज भी थी और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी थी, अब वो सारी चीजें डिक्लाइन हो रही हैं, तो कस्टमर का पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा, इट विल बी दे वोंट बाय, दे वोंट कंटिन्यू टू बी लॉयल टू द प्रोडक्ट और ब्रांड। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, जी ऐसा हुआ क्यों, हमारे पास इन्वेस्टर्स कम है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ गया है, हम क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो वी हैव टू लुक एट द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। द इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली हमारे स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स, क्योंकि इंटरनल आ जाता है तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, तो कस्टमर को कह लो, कस्टमर एज एन नॉट इंटरनल होता है, लेकिन देखें इट दे कैन ऑल्सो बी, हो सकता है हमारे अपने एम्प्लॉयज ही कस्टमर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्री की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ और मैं ग्री के अंदर काम भी कर रही हूँ एंड आई एम ऑल्सो यूटिलाइजिंग द ग्री एयर कंडीशनर, तो मैं कस्टमर भी हो गई और मैं एम्प्लॉय भी हो गई। सो नाउ हमें सेटिस्फाई रखना है अपने, देखिए इंटरनल तौर पे हमारी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम अपने एक्सटर्नल एज वेल एज कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाइड रखें। कनेक्टेड के अंदर हमारा सप्लायर आ जाएगा, ताकि वो हमारे कस्टमर्स को, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप किसी भी वेन एवर यू गो किसी भी अप्लायंसेस की शॉप पे जाते हैं तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, हमें गाइड कौन करता है, सप्लायर। तो यहाँ पर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारे कस्टमर्स along with the connected stakeholders in form of suppliers are all satisfied by the product. Learning and growth, of course, innovation आ रही है, ग्री वालों को भी चाहिए था इनोवेशंस लेके आए आप। अगर इसकी एग्जांपल यहाँ पर ग्री से अच्छा मैं क्यू मोबाइल की दूंगी, क्यू मोबाइल अपना डिस्प्ले इंप्रूव नहीं कर रहा था, तो दे हैड नो ऑप्शन देन टू एग्जिट द मार्केट। आपको इनोवेशन प्रोडक्ट के अंदर नई चीजें इंप्रूवमेंट लेके आनी है, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकता है। वही चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन्ड हैं जो मैंने आपको इस स्लाइड के ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, सो आई एम स्किपिंग दिस स्लाइड फॉर नाउ। कस्टमर्स वी ऑल नो, ठीक है, कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ कैरी करता है, इंपॉर्टेंस का हामिल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस फैक्टर के लिए, कस्टमर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंटरनल के अंदर हमारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, हमारे एम्प्लॉयज अगर मोटिवेटेड होंगे, उनकी ट्रेनिंग हुई भी होगी, उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगा, दे विल बी एबल टू हैंडल द कस्टमर्स। तो इंटरनल एम्प्लॉयज, एक्सटर्नल कस्टमर्स। इनोवेशन एंड लर्निंग, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कि हमको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर, इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। मार्केट के अंदर अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो प्रोडक्ट को उस तरह से डिजाइन करो कि वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, ताकि हम अपने प्रॉफिट को ग्रो कर सके, हम रेवेन्यू को ग्रो कर सके, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम ग्रो कर सके। स्ट्रेटजी मैपिंग, सबसे पहले देखें मैप का मतलब क्या हो गया, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले यू नीड टू नो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। देन डिटरमाइन द मेन वे ऑर्गेनाइजेशन विल क्रिएट वैल्यू गिवन ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब मजे की बात है, नाउ अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारा सबसे पहले हमको जानना है कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आर वी इवन फुलफिलिंग, हम उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कोई नया प्रोडक्ट लेके आना है, हमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करनी है, तो ये सारी जो चीजें हो जाती हैं, तो दैट इज हाउ वी नीड टू नो कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। ओवर राइडिंग का वर्ड यहाँ पर जो यूज हो रहा है, इसके मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट दिस फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब हमने जो गोल सेट कर लिया है, हमने फिर एक स्ट्रेटजी बना ली है, अब उस स्ट्रेटजी को फुलफिल करने के लिए हमारे पास पैसे भी मौजूद हैं कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट मौजूद है कि नहीं है, लिक्विडिटी है, कैश फ्लो का बंदोबस्त करना। तो दीज आर ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। देन हमारा जो कस्टमर है, उसकी क्या नीड है, हम उसकी नीड को किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, केटर कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई हाउ द इंटरनल प्रोसेस विल सपोर्ट। अच्छा, अब इंटरनल प्रोसेस का मतलब है, कस्टमर तो एक्सटर्नल हो गया ना, अब हमने इंटरनल कौन सी पॉलिसीज देनी है सो दैट वी कैन अट्रैक्ट द कस्टमर्स। एंड देन फाइनल स्टेज जो है वो आइडेंटिफाई स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज नीडेड टू सपोर्ट पीपल। हमें किस तरह की मशीन्स चाहिए, हमें किस तरह के लोग चाहिए, उन लोगों के अंदर वो स्किल सेट होने चाहिए कि वो उस मशीनरी को इस्तेमाल कर सकें। एंड दैट इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज। Critical success factors and their link to performance measurement, CSF, critical success factors। हर ऑर्गेनाइजेशन के, देखिए, सारे फैक्टर्स क्रिटिकल नहीं होते, ये डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री सीएसएफ चेंज होता है। ठीक है। तो सीएसएफ के लिए बेसिकली अगर आप ये देखें तो कहीं कहीं पे सीएसएफ इज इक्वल, सीएसएफ के ऊपर हम केपीआई को सेट करते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन नहीं है, मैं बैक एंड पे अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे अकाउंटेंट के पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो ना हो कोई मसला नहीं है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ द जॉब इज लिंक्ड विद द की केपीआई, दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है जी, कि मुझे क्या काम करवाना है, इस जॉब की क्या क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, जिस इंडिविजुअल को मैं उस जॉब पे रख रही हूँ उसके पास वो स्किल सेट है कि नहीं है। ठीक है। चेंज टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, देखिए चेंज तो आ ही रहा है, इनोवेशन आ रही है, टू मेनी चेंजेस इन द इंडस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग, विथ रिस्पेक्ट टू इनोवेशन, विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट। अब कोई भी हमारा जो कस्टमर है ना, वो विद, अब ऐसा नहीं है कि लेमैन वॉक कर रहा है खरीदने के लिए, उसको पहले से नॉलेज है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आपने सारे डायमेंशंस जो हमने पहली वाली स्लाइड देखी थी, देखें दीज आर द डिफरेंट डायमेंशंस वी नीड टू वर्क ऑन। अच्छा, यहाँ पर डायमेंशन की ये वाली स्लाइड है, these are the multi dimensions we need to focus on। we can not only focus on the financial performance and leave the rest, no, हमको हर क्वाड्रेंट के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट्स करनी होती है, only then profit margin and an organization can grow। ठीक है जी। अब सर्विस बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है, कुछ इयर्स में हमने देखा है अगर हम प्रोडक्ट ले भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस मेक्स इट वेरी मच, यू नो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे डॉलर्स की देती हूँ, तो डॉलर्स की सबसे अच्छी बात क्या थी, आफ्टर सेल सर्विस। आज भी आपको अपना फ्रिज या आपको अपना स्प्लिट यूनिट लेके कहीं नहीं जाना पड़ता, वो आपको होम सर्विस दे रहे हैं, दैट इज परफॉर्मेंस इन सर्विस। इवन इफ अगर प्रोडक्ट आपने बेच दिया है तो उसके बाद, बेचने के बाद आपको सर्विस मिल रही है, लाइक टोयोटा, होंडा, ये लोग आपको साल साल भर की ऑयल एंड फिल्टर एंड सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं, या वट एवर पॉलिसी दे हैव। इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड ब्रांड टू ब्रांड एंड कंपनी टू कंपनी। सर्विसेज आर डिफरेंट देन द प्रोडक्ट। ठीक है। एंड आजकल सर्विस, प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं भी है, लेकिन अगर सर्विस बहुत अच्छी है ना, तो लोग, डॉलेंस का कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था, बट वो सर्विस बहुत अच्छी दे रहे थे, तो दैट वाज अ हिट प्रोडक्ट।
एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर अकॉर्डिंग टू लिंक एंड क्रॉस ने एक बात की है, देखिए एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस भी होंगे, इंटरनल इफेक्टिवनेस भी होंगे। अगर आप ये देखें, दिस इज हाउ ये पिरामिड एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रहा है। ये डिपार्टमेंट्स आ गए, डिपार्टमेंट्स एंड वर्क्स, फिर आपके बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर आप अपने प्रोसेस को कैसे लिंक कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हैंडल करने वाला एक डिपार्टमेंट होगा जो कि कस्टमर्स को फोकस कर रहा है, उसको फ्लेक्सिबल भी होना है और प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एंड देन अगर आप देखें ऊपर मार्केट एंड फाइनेंस, एंड देन कॉर्पोरेट विजन दैट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ एंड वेयर दे वुड लाइक टू सी देमसेल्फ इन द फ्यूचर। So this is the end of chapter number 13. Thank you so much.